हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य शुरू करने जा रहे हैं। वैसे पढ़ाना तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इंडियन हिस्ट्री का पार्ट होता ही है। तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, इकोनॉमिक्स का से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देंगे डिपार्टमेंट में, फिर भी आपको जीके तो पूछा ही जाएगा। तो हम मौर्य साम्राज्य शुरू कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जिससे आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो रिटेन रहें और आप उसको जब रिकॉल करें तो आपको अच्छे से याद कर पाएँ और आपके जो कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख देख लेते हैं हम। मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, अब पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है कि अशोक के अभिलेख आते हैं, जूनागढ़ अभिलेख आता है, मौर्यकालीन मुद्राएं आती है, मौर्यकालीन राजप्रसाद, और जो मौर्यकालीन राजप्रसाद जो है वो पटना कुमार गांव में पड़ता है, बिहार में। ठीक है दोस्तों, और जो साहित्यिक स्रोत है उसमें आएगा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो साहित्यिक स्रोत में आएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि महाभाष्य, मेगस्थनीज की इंडिका, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, शूद्रक की मृच्छकटिकम और क्षोमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जो मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी उसकी जो मूल प्रति है वो आज दिन तक हमें मिल नहीं पाई है। मूल प्रति जो जो एग्जैक्ट जो उसकी किताब थी वो आज दिन तक हमें नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जैन साहित्य में क्या क्या जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है। तो जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद की पुस्तक है, एक भद्रबाहु की पुस्तक है जिसका नाम कल्पसूत्र है। बौद्ध साहित्य में हमें मिलेगा दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, दिव्यावदान और दीर्घनिकाय। ये सब बौद्ध साहित्य है। पुराण में विष्णु पुराण से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और एक श्रीलंका का साहित्य है दोस्तों जिसका नाम है सिहली अनुश्रुति, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। मौर्य वंश का जो राजवंश है वो चला था 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक, जिसमें सबसे पहला जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका बेटा बना बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। अब मौर्य साम्राज्य की कहानी ये है दोस्तों कि वृहद भारत अफगानिस्तान तक फैला था। उसके बाद जो एरिया आता है वो ईरान का आता था। ईरान का राजा उस समय था दारा प्रथम, डेरियस फर्स्ट। दारा प्रथम अपने आप को ईश्वर कहता था, अपने आप को खुदा या भगवान जो भी है वो अपने आप को कहता था। और वो धीरे धीरे आना चाह रहा था अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, मतलब वर्तमान इंडिया। उस समय तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक ही था। तो जो चाणक्य जो थे, जो गांधार में उस समय तक्षशिला में प्राचार्य थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम जो भारत में एंटर कर जाएगा तो हमारा जो एकजुट जो भारत है, हालांकि जनपदों में बटा हुआ था, फिर भी वो जो है उसकी जो एकजुटता है वो खतरे में आ जाएगी। तो चाणक्य जी ने सोचा कि क्यों ना मैं मगध के राजा के पास जाऊं, क्योंकि मगध उस समय बहुत शक्तिशाली जनपद था। तो चाणक्य ने सोचा मैं मगध के पास जाता हूँ। मगध का राजा था उस समय घनानंद। ठीक है दोस्तों, घनानंद के पास चाणक्य जाते हैं और बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो घनानंद जो राजा होता है वो चाणक्य को अपमानित करके निकाल देता है। घनानंद धन ही है आनंद जिसके लिए, बहुत ही घमंडी राजा होता है वो उसको। तो चाणक्य को वो वहां से अपमानित करके निकाल देता है। उसी समय चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं
यहाँ से निकाल फेंकूंगा बाहर। चाणक्य ये प्रतिज्ञा करते हुए चलते हैं तो आगे जाके उनको एक बालक गिरिव्रज की पहाड़ियों पर राजकीलम खेलता हुआ एक बालक दिखता है। राजकीलम में खेल होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है, एक राजा बनता है, एक चोर बनता है, एक सिपाही बनता है, एक सैनिक बनता है, ऐसे करके। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा बना हुआ था और चाणक्य ने देखा कि वो जो राजा है वो अंततः न्याय करता है। इस बात से जो है चाणक्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस बालक को उसके मालिक से कुछ पैसे या उस टाइम की जो भी करेंसी थी वो देके उस बालक को खरीद लिया। खरीदने के बाद उस बालक को 9 साल तक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद उसको नीतिगत, युद्धगत, राजनीति, कूटनीति सब तरीके से उसको ज्ञान देके उसको अच्छा बड़ा किया, उसको हर प्रकार का ज्ञान दिया। अब क्या हुआ कि उस समय जब गांधार था, गांधार तक क्या था, दारा प्रथम ने यहाँ तक दारा प्रथम ने अपना सिक्का जमा लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय गांधार के राजा को, उस समय का तत्कालीन राजा गांधार का जो भी था, उसको हटा के उसको मार दिया और गांधार पे अपना अधिकार कर लिया। तो जब पहला राज्य जो जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो मगध नहीं था, वो गांधार था। ठीक है दोस्तों, गांधार जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की पैदल सेना तैयार कर ली और मगध पर आक्रमण कर दिया, घनानंद को हरा दिया। अब घनानंद को हराने के बाद क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बन गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना 322 बीसी में। ठीक है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। जो राज्याभिषेक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का 322 में ही हुआ, लेकिन गांधार में उसका पहला राज्याभिषेक हो चुका था। जो दूसरा राज्याभिषेक भारत के तौर पर, मतलब वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो 322 ईसा पूर्व में मगध में हुआ। इससे पहले गांधार में उसका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके मार्गदर्शक की। तो चाणक्य जो था उनका मार्गदर्शक था। चाणक्य के कई नाम मिलते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और द्विजशर्प। अब चाणक्य को चाणक्य क्यों कहते थे, क्योंकि चाणक्य ऋषि का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, और कौटिल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुटिल बुद्धि के थे। विष्णुगुप्त उनका असली नाम था। विष्णुगुप्त जो नाम था चाणक्य का असली नाम था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का असली नाम क्या था, कौटिल्य, द्विजशर्प, चाणक्य, कुछ भी दे देंगे आपको, उसमें से करेक्ट उसका असली नाम याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त का जो नाम है वो सेंड्रोकोटस मिलता है और विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया है। अब क्या है दोस्तों कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस मिलता है, ये हमें क्या पता। उसमें लिखा हुआ है कि भारत का तत्कालीन राजा जो था वो सेंड्रोकोटस था। अब हमें क्या पता कि सेंड्रोकोटस कौन था। तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला जो उल्लेख मिलता है वो हमें मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख, इसको आप याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला उल्लेख। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की जाति क्या थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में जो चंद्रगुप्त को हो वो बताया गया है क्षत्रिय, जबकि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में
रसेल कुल का बताया गया, यानी निम्न कुल का। रोमिला थापर ने बताया है, रोमिला थापर एक इतिहासकार है, उन्होंने बहुत ही रिसर्च की है और उन्होंने वैश्य बताया है उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है दोस्तों, अब चाणक्य की जो पुस्तक है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उसमें बताया गया है कि मूरा नामक महिला का पुत्र था। अब मूरा कौन थी दोस्तों, देखो इसमें भी एक कहानी। एक्चुअली क्या होता है कि मूरा जो थी वो क्षत्रिय महिला थी, और उसका पति भी ऑब्वियसली क्षत्रिय ही था। जो ये पति पत्नी थे, ये एक छोटे मोटे कबीले के राजा रानी थे उस समय। कबीले का राजा, छोटा कोई एरिया के कुछ थे। तो जो घनानंद था वो क्या चाहता था, वो छोटे मोटे जो क्षत्रिय कबीले जो भी थे उन पे आक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिलाना चाह रहा था। तो इस जो ये जो युद्ध वगैरह जो भी हुआ होगा उस टाइम, तो उसमें जो मूरा का जो पति था वो उसकी मृत्यु हो गई। उस समय जो ये मूरा थी ये गर्भवती थी, तो ये क्या करती है, अपने पुत्र को लेके चली जाती है एक वेश्य जो होते हैं अपने क्या कहते हैं, सॉरी शूद्रों के मोहल्ले में वेश्यों के मोहल्ले में चली जाती, और वहां पे वो अपने पुत्र को लेके वहां से चली जाती है और वेश्यों के मोहल्ले में चली जाती है, और वहां पे वो मोर पालने वाली बन जाती है। यानी मोर पालने वाली वहां एक जाति रहती है जो कि जिससे उसका नाम मूरा हो जाता है, और एक मोर पालने वाले व्यक्ति का बच्चा मौर्य कहलाता है। इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। इसके आगे की जो कहानी है दोस्तों हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया करके सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।